बूढ़ा मांझी मेरे सामने हाथ फैलाए ندامت के आंसू बहा रहा था, लेकिन मेरे सामने उस समय पूर्वो पाकिस्तान ऊपर आया था, जहाँ की सुनहरी रेत मेरी आबोताब से चमक उठती थी और जहाँ की मिट्टी से सर निकालने वाले पटसन के रेशे मेरी आंखों को खैराक करने लगे थे, जहाँ के लहलहाते खेतों में दूर दूर तक बिछी हुई धान की फसलें मुझे शौक नज़ारा देने लगी थीं, और जहाँ इस वक्त आफताब तलू हो रहा था, आह सुनहरी और रो पहली आफताबी किरणें किस शौक से दरियाओं पर हद निगाह तक फैली हुई जमीन पर सोना बखेर रही थीं। खुदाया कैसा प्यारा लगता है ये सुनहरी देश मेरा। मेरे होंठों पर जब ये फिक्रा लर्जने लगा तो मेरी आंखें मांझी से दो चार हो गईं। उसके हाथ बदस्तूर मेरा दिल टटोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी फटी फटी नजरों से इस बूढ़े मांझी को देख रहा था, जिसके हाथों में अब भी तूफानों का सीना चीरने की सकत थी, लेकिन जिसे बेदस्तों पा करके उसके लीडरों ने चांकिया के खूंखार भेड़ियों के सामने लाकर फेंक दिया था, और वो अफरियतों की तरह उनसे लिपटे उनका खून चूसकर अपनी अजली प्यास बुझा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू झलमलाने लगे, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि उनके सामने रो भी न सका। मुबादा कोई CID वाला मेरी इस हरकत से मुझे मुश्तबे न समझ ले। मैं तो अपने पूर्वो पाकिस्तान के मांझी से ये भी न कह सका, बदबख्तो अभी वक्त है अपनों में वापस पलट जाओ, सिर्फ वहीं तुम्हारे लिए अमान है, वरना दुनिया का कोई गोशा तुम्हारे लिए महफूज नहीं। अपनी डार से बिछड़ जाने वाली कूंजें करगसों का शिकार बन जाया करती हैं। बस चुपचाप जेब में हाथ डाला और 100 रुपए का नोट उसकी मुट्ठी में थमाकर तेजी से आगे बढ़ गया। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था और यह बात मेरे पेशे के असूलों से लगा नहीं खाती थी। जल्द ही मैंने अपने आप पर काबू पा लिया और घर लौटने से पहले अपने मकामी दोस्तों से राब्ता कायम करके उन्हें अपने ठिकाने से आगाह भी कर दिया और ज़रूरी हदायत भी हासिल कर लीं। लेकिन जब चतन के यहाँ पहुंचा तो एक कांटा बदस्तूर मेरे दिल में पेवस्त था, और वो था मशरकी पाकिस्तान की बहनों की रहम तलब निगाहें, मेरी बदनसीब बहनों की बदनसीब फरियादें। 5 बजे के करीब एक और शख्सियत का नज़ूर हुआ। ये बसवास था। इन लोगों का मकामी लीडर बसवास ने भी मुसाफे करने में खासी गर्मजोशी दिखाई थी। फिर मेरे देखते ही देखते वहाँ 5-6 और नौजवान इकट्ठे हो गए। ये सब मेरी तरह अंडर ट्रेनिंग थे। बसवास और चतन ने हमें करीबन 1 घंटा तक कम्युनिज्म पर लेक्चर दिया। बादिल नखास्ता मुझे भी दूसरों की तरह उनकी उल्टी सीधी सुननी पड़ी। अज़ां बाद हमने सजाता की बनाई हुई चाय जहर मार की। दौरान लेक्चर तो किसी को आंख चमकने की भी इजाज़त नहीं, लेकिन उसके बाद कामरेड सजाता से बेहुदा मजाक करने लगे थे। बसवास चला गया तो उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी चले गए। मैं और अशोक शाम ढलने के बाद सजाता की मैयत में वहां से चले आए। सजाता हमें कलकत्ता के नंगो तारीक महलों और पुरतफन गलियों में घुमाती बिल आखिर एक बिल्डिंग के सामने ले आई, जिसमें कम अज कम 50 कुंबे मुकय्यम थे। उसी के एक कोने में एक कमरा हमारे लिए भी मौजूद था। मेरे रवैये ने उसे कुछ उलझन में मुब्तला कर दिया था, जिसका इजहार उसकी मुख्तलिफ हरकत से हो रहा था। अशोक अलबत्ता उसे खासा एंजॉय कर रहा था। एक बात जो मैंने अब तक खास तौर से नोट की थी वो ये कि ये लोग ज़्यादातर गंजान आबाद इलाकों में ठिकाना करते थे, वरना अमूमन सुनने में यही आता था ऐसी तंजीमें उजाड़ और वैरान मकामात पर बसेरा रखती हैं। मैंने इन लोगों से कह दिया था कि मैं यहाँ एक सेल्स एजेंट की हैसियत से क़याम कर रहा हूँ और अपने असूलों के मुताबिक वो लोग किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल भी नहीं देते थे। सजाता हमें अगले रोज़ के प्रोग्राम के मुतल्लिक ज़रूरी हदायत देकर चली गई। अशोक ने मेरे साथ सफ़र के दौरान उस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि पीने पिलाने के मामले में मैं बिल्कुल कंजर्वेटिव हूँ। शराब खाने पर वो इसीलिए अकेला ही चला गया। जबकि मैंने ढाबे का रुख किया, वहाँ से जल्द ही वापस आ गया और आते ही सोने की फिक्र करने लगा, लेकिन नींद थी कि खफा हो गई।
सुबह जो कांटा दिल में पेवस्त हुआ था, अब वो मेरे सारे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मशरकी पाकिस्तान की मुकम्मल दास्तान मेरे सामने बिखरी पड़ी थी और वो कहानी मेरे लाशऊर से जिंदा पैर की तरह अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगी। इस तकद्दुस माप धरती से सितंबर 65 ईस्वी में क्रश इंडिया का नारा उभरा था। ये स्लोगन लेकर पूर्वो पाकिस्तान के जवानों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले थे। उन्होंने अपने कौल ही से नहीं, अमल से भी साबित कर दिया था कि वो शहीद तेतो मीर और सिराजुद्दौला के जाननशीन हैं। फर्स्ट बंगाल टाइगर ने अपने जिस्मों की आहीने दीवारें भारतीय सुरमाओं के सामने चुन दी थीं। वो अमलो अज़म की ऐसी नाकाबिल तस्खीर दीवार बन गए थे जिससे सर पटक पटक कर चांकिया के खूनखार चेलों के जहरीले अज़्म तड़क गए थे। मुझे वो बूढ़ी औरत याद आ गई जो भात दाल लेकर जैसूर की सरहद पर मुर्चाजन अल्लाह के शेरों के पास आई थी। उसने सिसकियां लेकर बताया कि उसके बच्चे सुबह से भूखे हैं। शाम को बूढ़ा चावल लाया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया कि पहला हक हमारे माल और जान हमारे जियालों का है। आज उसी बूढ़ी माँ के बच्चे जिन्होंने भूखे होते हुए भी अपने फौजियों के लिए खाने से इनकार कर दिया था, उनके खून के प्यासे हो रहे थे। उनकी आंखों से मकार हिंदू ने मोहब्बत की शबनम को निचोड़कर वहां नफरत की चिंगारियां भर दी थीं। इलाही, इतनी बड़ी और ज़बरदस्त तब्दीली कैसे आएगी? किसी ने सीधे साधे मापचियों को अपने भाइयों के खून का प्यासा कर दिया। दो भाइयों के बीच क्रोध की मजबूत दीवार किसने चुन दी? किसने कपास का सोना पैदा करने वाले किसान के हाथों से तख्लीक की कुव्वत छीनकर उसे फना के जहरीले तरशोल थमा दिए? सियालदा से वरगला कर उजाड़े गए पाकिस्तानियों के काफिले जब झूठी उम्मीदों के सहारे कलकत्ता पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मनूजी के सदियों से तरबियत याफ्ता भेड़िए करते। पहले ही हल्ले में वो उनकी शहरग से सारा खून पीकर उन्हें हड्डियों का ढांचा बनाकर फेंक देते। फिर काली के पुजारियों का खून रक्स शुरू हो जाता और वो बदनसीब न चाहते हुए भी उसके खूनी जबड़े का शिकार हो जाते। उनकी असमतें, आफतें खाक में मिल जाती, तारीख खुद को दोहराने लगती और तकसीम के वाक़यात दोबारा जिंदा होने लगते। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।